मुझे लगता है कि हर इंसान को अगर लाइफ में ग्रो करना है तो सोलो ट्रैवलिंग एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, डेफिनेटली लड़कियों को थोड़ा अपनी सेफ्टी का, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो अगर ट्रैवल कर सकती हैं तो ज़रूर करना चाहिए। सो ट्रैवलिंग इज समथिंग विच यू लाइक? यस, आई लव इट। तो जस्ट टू बी क्यूरियस अबाउट, आप आर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग में भी, प्लस अभी आप बनारस में रह रहे हैं, तो हाउ इट इज़ मैचिंग विद द मेंटालिटी ऑफ बनारस? आई डोंट नो बनारस की मेंटालिटी अभी क्या है, बट ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को ग्रो करना मे बी टफ होगा, तो उसमें आपको क्या डिफिकल्टी फेस की एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद दोस? नमस्ते बनारस, तो स्वागत है आपका हमारे शो में, यू एंड आई शो, जहां हम शेयर करेंगे कुछ अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। तो बनारस, आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कोई एंटरटेनमेंट सेगमेंट से, और वो ऐसे ही आपसे बात करेगा जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं आज। तो आप समझ ही होंगे, नहीं समझे भाई, वो एक आरजे है। आरजे होने के साथ साथ वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, एक अच्छा मोटिवेटर भी है और एक ट्रैवल एंथुसियास्ट भी है। सो ही इज नन अदर देन आवर ओन आरजे विशाल। आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है बनारस में, रेडियो में तो सुना ही सुना है, लोगों के मुँह से भी सुना है कि आपका एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। तो आई वांट टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आरजे विशाल है क्या, आरजे विशाल के रूप में क्या है, एंड विशाल शर्मा क्या है, ये मेरे को जानना है। आरजे विशाल की बात करें या फिर विशाल की बात करें, दोनों एक बहुत ही साधारण सा लड़का है, एक टिपिकल बनारसी लड़का है जो बनारस के 80 मोहल्ले में रहता है। और वो पक्का होते हैं ना घाटिया वाले एकदम लड़के, घटिया वाले नहीं, घाटिया वाले जो लड़के होते हैं, सो वैसे ही हूँ। बचपन जो है घाटों पर बीता और यहाँ की गलियों में बीता, उन चीज़ों से बहुत सारी लर्निंग्स मिली। और कहते हैं कि अगर आप बाहर निकल कर सीखते हैं ना, तो आई थिंक उससे बेटर लर्निंग कोई हो नहीं सकती, वो आपके लाइफ लॉन्ग करियर में बहुत ज़्यादा काम आता है। सो जर्नी की अगर बात करें तो मैंने स्कूलिंग यहाँ पर सनबीम एकेडमी से किया, सनबीम से पूरी पढ़ाई हुई। तो पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा ये है कि यार मुझे जॉब करना है, मतलब 12th पास करने के बाद ही मुझे ऐसा था कि यार 12th के बाद ही ऐसा लगा? 12th के बाद ही ऐसा लगा कि मुझे अब जॉब करना है। तो मैं निकल गया मुंबई बिना घर में किसी को बताया। अच्छा, मतलब ऐसा था कि इम्प्रॉम्प्टू ऐसा सोचा और बस निकल गए। उस वक्त ऐसा भी था कि थोड़ा स्कूल वाला वो जो पपी लव होता है ना, वो भी वैसा था। तो उसके वो भी कह सकते हैं कि एक रीज़न था कि मैं घर छोड़कर चला गया मुंबई, और वहाँ पर फिर कुछ टाइम मैंने काम किया। सो मैंने एमएक्स में काम किया था, अमेरिकन एक्सप्रेस में कुछ टाइम काम किया था वहाँ पर। फिर मन नहीं लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, फिर वापस बैक टू पवेलियन आए, और यहाँ पर ऑडिशंस चल रहे थे उस वक्त रेडियो के, बैक इन 2011। तो तब तक आपको रेडियो का कुछ नॉलेज हुआ था? कुछ भी नहीं था, nothing. So you just went with the flow. Yes, nothing. मतलब एकदम जीरो नॉलेज, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रेडियो होता क्या। और मैं मतलब मेरे एक दो लोग जान पहचान के थे रेडियो में, बट कभी उतना रेडियो सुनता नहीं था और कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं पता था। तो फर्स्ट इंटरव्यू आपका क्या था, कहाँ था? फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा रेडियो मिर्ची बनारस में। रेडियो मिर्ची बनारस में मुझे आज भी याद है, 16 मार्च 2011 पहली बार मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। मतलब छोटा सा बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, कुछ पता नहीं क्या होता है इंटरव्यू में, कभी कोई इंटरव्यू ऐसा फेस किया नहीं। तो उसके बाद मैं जब गया वहाँ पर, उन्होंने देखा पहले तो मुझे, अच्छा ठीक है, तो बच्चे जैसा लग रहा। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे जो मेरे से काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मैच्योर थे, बड़े थे काफ़ी। तो मैं भी गया वहाँ पर, मैंने भी ऑडिशन दिया, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड क्लियर हुआ। तो वहाँ पर मिस्टर विपुल कृष्ण नागर, जो इस वक्त कलर्स चैनल गुजराती में, वहाँ पे इस वक्त काफ़ी अच्छे डिजिग्नेशन पे हैं वो, उस वक्त वो बनारस रेडियो मिर्ची के प्रोग्रामिंग हेड हुआ करते थे। तो आपका इंटरेक्शन उनसे हुआ? उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे 3 वर्ड्स दिए थे, सीढ़ी, सुई धागा और चांद, और कहा था कि इन तीनों को जोड़ के तुम्हें एक स्टोरी डेवलप करनी है। तो मैं सोचा यार सीढ़ी, सुई धागा और चांद, इससे क्या ही स्टोरी बना सकते हो। तो मैंने उनसे 5-10 मिनट का टाइम लिया। मैंने कहा कि क्या मैं 5-10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैं गया, मैं बैठा चुपचाप, मैं रेडी होकर वापस गया उनके पास। मैंने कहा सर मैं रेडी हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बोलो। फिर मैंने बोला कि XYZ FM से मैं हूँ विशाल आपके साथ ने, और हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बिजली जाने की। उस वक्त बिजली बहुत जाया करती थी, तो बिजली जाने की, और इस बिजली जाने की वजह से पूरा परिवार हमारा एक साथ छत पर सोता है। और छत पे जब भी मैं सोता हूँ ना, तो मैं चांद को देखता हूँ, क्योंकि चांद को हम मामा बोलते हैं, लेकिन चांद में उन दरारों को देखकर मेरा ऐसा मन करता है काश कोई ऐसी सीढ़ी होती जो मुझे चांद तक ले जाती, और कोई ऐसा सुई धागा होता जिनसे मैं उन दरारों को सिल सकता। क्या बात है, क्या तो बात है, अमेजिंग। वो जो स्टोरी मैंने डेवलप की ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरी रेडियो इंडस्ट्री में एंट्री का। इट्स नाइस। सो अभी आप प्रेजेंटली कौन से रेडियो में हो, एंड क्या वो कैसा है, एंड व्हाट डू यू थिंक अभी इंडस्ट्री क्या डेवलप कर रही है?
अभी मैं रेडियो सिटी के लिए काम कर रहा हूँ। रेडियो सिटी जागरण ग्रुप का रेडियो स्टेशन है और काफ़ी रिनाउंड रेडियो स्टेशन है, इंडिया का पहला प्राइवेट एफएम है। सो अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात करें तो एफएम इंडस्ट्री नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा डिजिटली ग्रो कर रहा है, क्योंकि रेडियो पर तो लोग सुनते हैं बट अब डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्योंकि डिजिटली में कैसे सुनते हैं अभी? डिजिटली में मतलब जो आरजेस हैं जिन्हें आप पहले सिर्फ सुनते थे, आप इमेजिन करते थे यार ये कैसा दिखता होगा, एक क्यूरियोसिटी अंदर से आती है ना कि भाई ये जो आवाज़ है वो कौन होगा, कैसा होगा, क्या है। तो अब वो चीज़ जो है ना आप डिजिटली देख सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि यार मतलब अच्छा ये है, और हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे एक पब्लिक वॉक्स पॉप करते हैं, उनसे ओपिनियंस लेते हैं। तो अब विजिबिलिटी बढ़ गई है, पहले विजिबिलिटी नहीं थी, पहले सिर्फ ऑडियो था, लेकिन अभी सब कुछ विजिबल हो गया। सो जैसे आपने कहा कि डिजिटली ग्रो कर रहा है रेडियो, तो क्या ये पर्सनल के लिए अच्छा है एंड रेडियो के लिए क्या ये नेगेटिव है कि क्या है ये एस्पेक्ट? मैं आपको इसका कमर्शियल एस्पेक्ट बताता हूँ कि देखिए कमर्शियली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं भी डिजिटली ग्रो कर रहा हूँ ना, रेडियो पर तो जो मेरे लिसनर्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अगर डिजिटली जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, अगर मेरा कोई वीडियो या मेरे फॉलोअर्स जैसे बढ़ जाते हैं तो कल को ब्रांड्स मेरे पास भी आएंगे कि भाई आप हमारे इसको प्रमोट करिए, और हो सकता है मैं रेडियो से कोलैबोरेट करके उनके साथ उनका प्रमोशन करूँ। सो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा वे ऑफ अर्निंग जो है वो भी डेवलप हो रही है, क्योंकि तो पर्सनल के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप मेरा एक और फ्रेंड है, छोटे भाई जैसा ही है, पंकज जीना उसका नाम है, काफ़ी फेमस है वो इंस्टाग्राम पे, उसके ऑडियोज बहुत वायरल जाते हैं। तो अभी क्या है कि उसने रेडियो क्विट कर दिया है, अब वो फुल फ्लेश्ड सोशल मीडिया कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। नैनीताल का रहने वाला है, पहाड़ का रहने वाला है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे ग्रो करने के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे रेडियो जॉकीज के लिए या फिर क्रिएटर्स के लिए। तो जैसे आरजे एज ए विशाल हम समझ गए, बट क्या आरजे रेडियो जॉकिंग के अलावा आपका क्या और क्या इंटरेस्ट है? मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है म्यूज़िक का। मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ और मैं गिटारिस्ट भी हूँ, साथ ही साथ ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। सो अभी रिसेंटली मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए गया हुआ था, और हर साल मैं अपने बर्थडे पर सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको लाइफ में सीखना हो ना तो आप सोलो ट्रैवल करिए। सोलो ट्रैवल जब आप करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, और उन चैलेंजेस से आप कैसे निकलते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट। सोलो ट्रैवलिंग कई चीज़ सिखाता बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। सो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होता है अरुणाचल में, मैं वहाँ गया हुआ था। काफ़ी सारे दोस्त बने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला, और बहुत कुछ ऐसे ख़राब भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर अगर मैं पीछे पलट कर देखता हूँ ना तो वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अगर लाइफ में ग्रो करना है तो सोलो ट्रैवलिंग एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, डेफिनेटली लड़कियों को थोड़ा अपनी सेफ्टी का, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो अगर ट्रैवल कर सकती हैं तो ज़रूर करना चाहिए। सो ट्रैवलिंग इज समथिंग विच यू लाइक? यस, आई लव इट। तो जस्ट टू बी क्यूरियस अबाउट, आप आर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग में भी, प्लस अभी आप बनारस में रह रहे हैं, तो हाउ इट इज़ मैचिंग विद द मेंटालिटी ऑफ बनारस? आई डोंट नो बनारस का मेंटालिटी अभी क्या है, बट ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को ग्रो करना मे बी टफ होगा, तो उसमें आपको क्या डिफिकल्टी फेस की एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद दोस? मैं एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेरे स्कूल की टीचर से मैं भी कुछ टाइम पहले मिला, तो मैं गया, मैंने उनके पैर वैर छुए, सर नमस्ते प्रणाम सब कुछ किया। मेरे से पूछने क्या कर रहे हो तुम, मैंने उनको बताया कि सर मैं रेडियो के लिए काम करता हूँ, रेडियो जॉकी हूँ ऐसे। तो कहते अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या कर रहे हो? तो हमारे काम को कई बार काम समझा नहीं जाता है, लोगों को लगता है कि बस रेडियो जॉकी मतलब वो रेडियो पर जाके माइक ऑन करके बोल दे रहा है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, उसके पीछे बहुत कंटेंट होता है। हम जो भी बोलने वाले हैं हम उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट जो है वो हमारे मैनेजर के पास जाता है, वो उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, अप्रूव करते हैं। बिकॉज बीइंग अ रेडियो जॉकी आप बहुत सारे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग सुन रहे हैं। आई डोंट नो कि हमें मुस्लिम सुन रहे हैं, हिंदू सुन रहे हैं, सिख सुन रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जो किसी को ऑफेंड करे, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। सो एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक रेडियो जॉकी की होती है। तो मेन हर्डल आपका लाइफ में ये आया कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? हाँ, मतलब वो हमारे काम को काम नहीं समझते, उनको लगता है कि ये तो एक साइड बिजनेस है। हाँ, साइड बिजनेस, एक पार्ट टाइम जॉब वैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक्चुअली में कितनी मेहनत लगती है एक आरजे को? बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मैं बात करूँ शो की, अगर अभी तो ठीक है 13 साल हो गए मुझे, तो आई एम यूज टू इट, मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अभी जैसे एक मेरी जूनियर है, उन्होंने भी एक रेडियो ज्वाइन किया, अब उनके लिए वो चीज़ें इतनी नई है ना कि उनको वो पूरा शो 4 घंटे का शो बनाने में उनको 8 घंटा लगता है अभी।
अच्छा। 8 घंटा उनको सिर्फ शो बनाने तो में। एक जो हम लोग सुनते हैं हाँ, 4 घंटे exactly. शो का, हम लोग गाड़ी चलाते हुए जस्ट आधा घंटा या 10 मिनट सुनते, तो उसके पीछे इतनी बैक वर्किंग है। एग्जैक्टली, बहुत बैक वर्किंग, वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता है। इम्प्रॉम्प्टू जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो ना होता है। तब होता है, क्योंकि अभी जब आप नए नए होते हो तो आपको हर एक चीज़ रिटन में, स्क्रिप्ट में ऐसे लिखनी होती है। तो अभी जब थोड़े पुराने आप जैसे 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 आप वो कहते हैं ना, इंजन जैसे जैसे चल के रवा होता है, उसके बाद गाड़ी और अच्छी तो चलती है। जैसे आपने कहा कि आपको इतने साल हो गए हैं आरजे में, तो जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या सिनेरियो था, क्या कैसे होता था, एंड अभी टेक्निकली थोड़े एडवांस्ड है, एआई भी आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा रहेगा? जब हम लोग मतलब जब हम लोगों ने रेडियो शुरू किया था 2011 में, उस वक्त प्योर रेडियो था। उस वक्त ऐसा डिजिटल कोई प्रेशर नहीं था। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी दशहरा है, ठीक है, तो दशहरा पे हम लोग जो क्रिएटिव्स बनाते थे, जो ऑडियो को सोचकर हम लोग हमेशा वो डिज़ाइन करते थे कि यार इसका हम ये जिंगल बनाएंगे, इसका ये स्पूफ बनाएंगे, तो वो ऑडियो दिमाग में रहता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें वो वीडियो कंटेंट सोचना होता है। अभी हमें वो वीडियो, अच्छा दशहरा आ रहा है यार, दशहरे में क्या वीडियो बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ यूनिक कर सकते हैं। मतलब एक हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी का कंटेंट चोरी ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हो तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फॉरेन के ऐसे वीडियोस होते हैं एकदम पूरा कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देते हैं उसको। तो वो ना रहे। हाँ, वो ना रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं बीइंग अ रेडियो जॉकी ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ओरिजिनल कंटेंट डिलीवर करो। सो वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम करें वो ओरिजिनल हो सकता है कभी बहुत अच्छा जाएगा, कभी बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो ओरिजिनल रहेगा आपका। तो जैसे अभी आपने कॉपी की बात की, अभी जैसे आप जा रहे हैं एआई इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग, हर एक चीज में एआई आ जा रहा है, न्यूज एंकरिंग में भी है, हर एक चीज में है। व्हाट डू यू थिंक एआई विल प्ले अ रोल इन टेकिंग ओवर रेडियो जॉकीज, या फिर इट विल असिस्ट रेडियो जॉकीज? ये क्या रहेगा? बिकॉज नो वन इज नोइंग कि अभी एआई रेडियो जॉकीज में कितना एडवांस्ड है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके बगल में बैठा हूँ, आप अगर उदास हो, मैंने कहा सब कुछ अच्छा हो जाएगा रवि भाई, ठीक है, थोड़ा हल्का फील हुआ आपको, मैं वीडियो कॉल पे हूँ, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा रवि भाई, कितना डिफरेंस आपको समझ में आया? वो जब भी रहेगा वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। ह्यूमन टच को, ह्यूमन उसको कोई भी नहीं हटा सकता, बिकॉज एआई आप जब भी यूज़ करेंगे ना, एआई वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, व्हाट आई फील। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जैसे 10 प्रोजेक्ट है, उन 10 प्रोजेक्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप एआई का यूज़ करते हो, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो सोचो, क्योंकि अगर आप एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे, स्पेशली मैं आज के जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि जो अभी 2019-18 वाले हैं, कि अगर आप एआई के भरोसे हो जाओगे ना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कहीं से भी इवॉल्व नहीं कर पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। और जब आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, जब आप क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे, तो आप एआई के भरोसे हो जाओगे। हो सकता है कि आप जो कीवर्ड डाल रहे हो कोई और भी वही कीवर्ड डाल रहा है, और एआई हो सकता है आपको जो सजेस्ट कर रहा है वो आपको भी, उनको भी वही सजेस्ट करेगा, आपको भी वो सजेस्ट करेगा। सो अपना एक ह्यूमन टच होना ना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कोई इंस्टेंस आया है, मतलब ऑब्वियसली आपके जूनियर्स लेवल पे आते होंगे कि एआई से उसने कुछ, एंड आपने सपोज इसको पकड़ा है कि या क्या ये एआई का है, क्या आपने ऐसा इंस्टेंस ऐसा कुछ आया है? हाँ, अभी एक हुआ था। सो एआई तो नहीं कहूँगा, लेकिन व्हाट्सएप इंस्टा जोक्स जो होते हैं ना, उससे बहुत अभी कॉपी होती हैं चीज़ें। सो मेरी एक इंटर्न थी, तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हें इस पर क्या बोलते हैं कि अभी आने वाला है, दिवाली है, इसके लिए कुछ सोच के बताओ कि क्या करना है। तो हाँ अच्छा ठीक है सर, मैं आपको बताती हूँ। अगले दिन आई, सर ये है ये। मैंने कहा यार ये कहीं तो मैंने पढ़ा है, कहीं तो मैंने देखा है ये। तो वो ऑलरेडी एक वीडियो था यूट्यूब पर, तो उसने क्या किया, यूट्यूब पर डाला होगा आइडियाज़ फॉर दिवाली वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, इस कीवर्ड से सर्च किया होगा और वो वीडियो आ गया होगा। और जो उसने देखा, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया। तो हम दिन भर यही काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आप कहाँ से क्या उठा रहे हैं, वो पता चल ही जाएगा। सो हमने काफ़ी सारे डिस्कशन किया एआई के ऊपर। अब आई वांट टू नो कि अभी जो आपका रेडियो का लाइफ है, आपको क्या लगता है 5 साल बाद वेयर यू विल बी, एंड आज का जनरेशन क्या रहेगा, रेडियो 5 साल बाद क्या रहेगा वो? मुझे लगता है कि अभी रेडियो बहुत ज़्यादा पॉडकास्टिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे पॉडकास्टिंग एक नया वर्ड आ गया, लेकिन हम ये कर रहे हैं, सालों से यही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये जो टर्म है पॉडकास्ट, ये बहुत ज़्यादा आजकल चलने लगा है। बहुत अब वीडियो पॉडकास्ट हो गए, पहले हम लोग ऑडियो इंटरव्यूज़ और ये सब तो करते ही रहते थे। तो अभी क्या है कि पॉडकास्टिंग इज़ द न्यू ट्रेंड फॉर रेडियो। बट क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा?
मुझे लगता है बिल्कुल रहेगा, बिकॉज हम अभी जो रेडियो पर जो पॉडकास्ट सुना रहे हैं, जैसे अमर भारत की कहानियाँ, ठीक है, तो हम कुछ ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में जो शायद लोगों को नहीं उतनी पता है। एक देवालय करके एक हम पॉडकास्ट चला रहे हैं जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग मंदिर हैं उनकी जो मान्यता है, उनका विग्रह कैसे हुआ, उनकी स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, तो उसका एक इतिहास। तो जाहिर सी बात है जब आप कार में हो और आपको कोई संकट मोचन मंदिर का इतिहास बता रहा है तो आप तुरंत कनेक्ट कर जाओगे। तो क्या लगता है जैसे आपने ये इतिहास के बारे में हिस्ट्री, तो क्या बॉलीवुड विल आल्सो स्टेप इनटू दिस? कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ जो अब पॉडकास्टिंग में आ गए हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे मनीष पॉल हो गया, वो सो दे आर इनटू पॉडकास्टिंग। और मनीष पॉल जैसे वो रेडियो का ही रेडियो में भी था, था, रेडियो में था, रेडियो का ही बंदा है। रेडियो जॉकी था मनीष पॉल, और अभी वो एंकरिंग से फिर पॉडकास्टिंग में। तो मुझे लगता है कि 5 साल बाद की अगर बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा अभी जो ऑडियंस है ना वो बदल रही है। यू नो, दे वांट टू लिसन मोर एंड मोर। जैसे बहुत सारे आजकल ऐप बेस्ड रेडियो आ गए हैं, यू नो, और वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वहाँ पर मतलब उनके स्ट्रेंथ की बात करें तो 200-300 लोग काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग मनी, तभी तो वो उन लोगों को सैलरी दे पा रहे हैं, तभी तो उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है, तभी तो यू नो लोगों को 20 मिलियन उनके प्लेज हो रहे हैं और 50 मिलियन प्लेज हो रहे हैं। तो ये जैसे एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। अब एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सपोज यू वांट टू मेक अ चेंज इन दिस इंडस्ट्री, क्या चेंज आप सजेस्ट करेंगे फॉर द न्यू अपकमिंग जनरेशन? क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में रहे, यू हैव गिवन योर टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग, यू हैव सीन द इंडस्ट्री इवॉल्विंग, तो आपका क्या एक रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चेंज की बात करें तो मैं एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा। अभी बहुत सारी जो कंपनीज है, रेडियो कंपनीज बेसिकली, वो ना आरजेस के ऊपर डिजिटल प्रेशर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि अरे तुम्हें ये वीडियो बनाना है, तुम्हें इस पर एक वीडियो करना है, वो करना है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए, एक आरजे के पास उनका फ्रीडम होना चाहिए। अगर वो ऑडियो लेवल पे अच्छा कर सकते हैं तो लेट देम डू। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या रहेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर सकती है आरजिंग को? टेक्नोलॉजी अभी ऐसा हो गया है कि देखिए, पहले तो बड़ी बड़ी ऐसे मशीनें, ऐसे इतने बड़े बड़े कंसोल, और वो 12-12, 15-15 लाख के ऐसे कंसोल आते थे। हमें एक गाना रिकॉर्ड करना होता था या एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना होता था तो हमें स्टूडियो ही जाके करना पड़ता था। करेक्ट, कि हमें एक स्टूडियो, अब तो मतलब इतना कॉम्पैक्ट हो चुकी हैं चीज़ें कि आपने एक कॉलर माइक लगाया, आपने कैमरा ऑन किया या अपना मोबाइल में ही वो रिकॉर्डर ऑन करके आप पूरा ऑडियो घर बैठे रिकॉर्ड कर सकते हो, लैपटॉप पे उसे एडिट कर सकते हो, प्रोसेस करके उसको एक अच्छा ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो फ्रीलांस कर रहे हैं कुछ ऐप्स के लिए, उनके लिए स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके लिए वॉइस ओवर्स करते हैं, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, और घर बैठे बैठे कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। मतलब जितना आप MBA करने के बाद आपका प्लेसमेंट होगा उससे डबल पैसे वो घर बैठे वैसे ही कमा रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग आप बोलना चाहें कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आरजिंग में। हाँ, तो डू यू थिंक कि क्या आप एडवाइस या फिर व्हाट विल योर सजेशन, फाइनल सजेशन टू द व्यूअर्स की पब्लिक स्पीकिंग को वो रियल लाइफ में कैसे इम्प्रूव करे, एंड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लाइफ में, तो क्या आपका सजेशन रहेगा? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग मुझे तो लगता है कि बचपन से ही, जैसे बच्चों में अभी काफ़ी सारे स्कूल्स में मैंने पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस लिए हैं जहाँ पर बच्चों को मैंने सिखाया कि पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इंटरव्यू देने जाओगे कल को पढ़ाई लिखाई करके, वहाँ पब्लिक स्पीकिंग आपकी काम आएगी, आपके स्पीकिंग स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगे। आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, वहाँ बात हो रही है, तो आप एक अलग दिखोगे उनसे ना, आप उस भीड़ से अलग दिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रवक्ता होते हैं, उनके अंदर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है। आप उन्हें देखोगे कि वो सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के डिबेट करते हैं अपने पार्टी के लिए, डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ और ये सब बताते हैं। सो उनके अंदर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, लेकिन वो कभी बड़े लेवल पे इलेक्शन नहीं लड़ते या वो नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है, हो सकता है उनके अंदर पब्लिक स्किल है। सो मैनेजमेंट स्किल एंड पब्लिक स्किल आर 2 डिफरेंट थिंग, और अगर इन दोनों का बैलेंस आपके अंदर है ना, तो मुझे लगता है कि फिर लाइफ में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी भी फील्ड में हो, आप रेडियो में हो, फिल्म में हो, यू नो, आप किसी भी XYZ फील्ड में हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो पब्लिक स्पीकिंग तो मस्ट है भाई, हर किसी के लिए आज के टाइम में। सो विशाल जी, ये बताइए कि रेडियो एज अ करियर क्या रहेगा, क्या है, एंड जो लोग परस्यू करना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? सो रेडियो एज अ करियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अभी अगले 10 सालों तक तो ये एक बहुत मतलब ग्रोइंग करियर कह सकते हैं। नो डाउट FM इंडस्ट्री ने काफ़ी समय बिता लिया है और अभी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल चेंजेस आ चुके हैं,
बट स्टिल रेडियो की अपनी वो सेट ऑडियंस, सेट एक है कि भाई वो लोग रेडियो सुनते हैं। जैसे कार में ज़्यादा लोग रेडियो ही सुनना प्रेफर करते हैं, वो कोई ऐप या उससे म्यूज़िक सुनना नहीं पसंद करते। और मुझे लगता है कि रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि रेडियो इज़ लाइक लाइफ। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, और आपको नहीं पता रेडियो पर अगला गाना कौन सा होगा, और जब सडनली वो आपका फेवरेट गाना क्लिक होता है तो अरे यार, वो एक नॉस्टैल्जिया हिट करती है। सो एज अ करियर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर है, और पैसे भी आपको स्टार्टिंग जब आप करियर करते हो तो अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ों का मैं आज के जो जनरेशन है जो रेडियो में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनको मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा कि अपना प्रोनाउंसिएशन स्किल उसको बहुत अच्छा रखें, अपनी नॉलेज अच्छी रखें। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट का इतना नॉलेज रखो ना कि उसमें फिर आपको कोई मतलब वो नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन ना दे पाए। आपको बॉलीवुड का है तो आप बॉलीवुड का रखो। सो बी स्पेसिफिक। अगर आपने, जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से पूछा गया था कि पॉलिटिकल नॉलेज है, तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और सच में मुझे नहीं पता था, मुझे बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट है। तो बॉलीवुड का उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, 5-6 पूछे, जिसमें कि 4-5 के मैंने जवाब दिए थे। सो आई जस्टिफाइड कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है। सो वो चीज़ बहुत होना चाहिए कि जब आप नॉलेज एंड अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इंटर्नशिप अगर आप कर सकते हैं रेडियो स्टेशंस में, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे ऐसे रेडियो स्टेशंस हैं जिनके पेजेस हैं जहाँ पर प्रॉपर्ली अपडेट होता रहता है कि क्या ओपनिंग है, क्या है, वहाँ के एचआर्स कौन हैं, उनसे आप कनेक्शन में रह सकते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई इंटर्नशिप है। क्योंकि मुझे लगता है पहले इंटर्नशिप से अगर आप शुरू करेंगे ना, 3 महीने आपने सीख लिया, तो वो आपको बड़े आराम से हायर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता रहेगा कि भाई इसे अब काम सिखाना नहीं है। एंड नो इंडस्ट्री वांट्स कि भाई पहले हायर करो फिर इसको 3 महीना सिखाओ। अभी ऐसा कोई नहीं करता है, अभी सबको चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस बंदा हो या बंदी हो जिसे हम हायर कर दें। सो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है फॉर बोथ लड़का और लड़की दोनों। व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि क्या एडवाइस आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि बी रियल। ठीक है, बी रियल। आप जैसे हैं, जो है वैसा रहिए। और जब आप असली रहते हैं, जब आप सच्चे रहते हैं ना, तो फिर जैसे पंकज त्रिपाठी है, वो एकदम जैसे हैं, वो फिल्मों में भी वैसे हैं, रियल लाइफ में भी वैसे हैं, चिल है वैसे। और यही रीज़न है कि ऑडियंस है वो बहुत कनेक्टेड है आज के टाइम में, यू नो। सो जस्ट बी रियल एंड गो विद द फ्लो, दैट्स इट।